तो हम लोग जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट और हमारा क्लास 12 के सिलेबस का लास्ट यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको बोला है कि 5 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहले एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, फिर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है उसका डिरिवेशन, फिर प्रोपेंसिटी का कंसेप्ट, फिर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, फिर एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई। 5 हिस्सों में करना है। ये सारी थ्योरी जॉन कीन्स ने दी हुई है, जिन्हें फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई है। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये होता है कि हमारे देश में गुड्स की टोटल डिमांड कितनी है। जैसे आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे ना कि एक इंडिविजुअल क्या डिमांड करता है मार्केट से, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स था। अब आ गई है बात मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो इसमें हम ये पढ़ते हैं कि देश में जैसे जितने भी सेक्टर है, नॉर्मली देश में कितने सेक्टर है, 4, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सारे मिलके इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विस की डिमांड कर रहे हैं उसका सम टोटल एग्रीगेट डिमांड किया जाता है। अब होता क्या है कि जब आप कोई चीज की डिमांड करते हो ना बेटा, तो उसके पीछे खर्चा होता है। तो जो एग्रीगेट डिमांड होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टोटल एक्सपेंडिचर से। हमारी इकोनॉमी में जितना भी खर्चा हो रहा है हम डिमांड कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। अब जैसा कि मैंने बोला कि 4 सेक्टर मेनली खर्चा कर रहे हैं, तो 4 सेक्टर कौन कौन से हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब वो खर्चा जो हाउस होल्ड कर रहा है, मतलब हम लोग कर रहे हैं, इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। फिर वो खर्चा जो गवर्नमेंट कर रही है, इसको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। फिर वो इन्वेस्टमेंट जो फर्म कर रहा है, इसे हम आई से डिनोट करते हैं, मैंने बताया। और नेट एक्सपोर्ट बताया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस। ठीक है, ये 4 सेक्टर है, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये चारों ही खर्चा कर रहे हैं। हाउस होल्ड का जो खर्चा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, उसे सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट के खर्चे को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्म जब खर्चा करता है तो मेनली वो इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो नेट एक्सपोर्ट होता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस होता है, तो उसे एक्स माइनस एम से करते हैं डिमांड। तो इस हिसाब से एग्रीगेट डिमांड 4 चीजों से बनती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। लेकिन कीम्स का कहना यह है कि आप अपनी इकोनॉमी को 2 सेक्टर इकोनॉमी मान के चलो, 2 सेक्टर इकोनॉमी मान के चलो, जहां पे सिर्फ 2 ही सेक्टर्स हैं। एक का नाम है हाउस होल्ड और दूसरे का नाम है फर्म, और इन्हीं के एक्सपेंडिचर को बस आप देखकर चलो। तो क्लास 12 इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ते हैं तो आप यही पढ़ते हैं कि एग्रीगेट डिमांड के 2 ही कंपोनेंट हैं, एक है कंजम्पशन जो हाउस होल्ड कर रहा है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट जो फर्म कर रही है, सी प्लस आई। तो आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा बेटा कि एग्रीगेट डिमांड का एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड। दूसरा क्वेश्चन आएगा एग्रीगेट डिमांड इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो आपका आंसर होगा देश में जितना खर्चा हो रहा है वही एग्रीगेट डिमांड है। फिर एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। ये 4 इसे सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम बोलते हैं इसको। लेकिन कीम्स का कहना है कि 2 ही कंपोनेंट लेके काम चलाओ, सी प्लस आई। तो हमने फिर क्या किया, कंजम्पशन का मतलब समझा। कंजम्पशन मतलब हम वो खर्चा जो गुड्स एंड सर्विसेज के पीछे लगा दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के पीछे हम जो खर्चा कर दे रहे हैं उसे हम लोग कंजम्पशन बोलते हैं। हमने पढ़ा कि कंजम्पशन इनकम का फंक्शन है। इनकम का फंक्शन का ये इक्वेशन है, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, सी इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो ये क्या शो करता है, तो ये शो करता है कि कंजम्पशन का इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन, जितना इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन उतना ही बढ़ेगा। तो एक शेड्यूल हमने बनाया, जैसे हमारी इनकम पहले 0 थी, फिर 100, फिर 200, फिर 300, 400, 500 ही। तो मैंने आपको एक बात बताई कि आपकी इनकम भले 0 ही क्यों ना हो, आप कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे, भले घर का कोई सामान बेच के ही कंज्यूम करोगे, पुराने सेविंग्स यूज कर दोगे, लेकिन कंजम्पशन करोगे। तो 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन होता है मैंने आपको बताया वो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी बार के सिंबल से। और उसके बाद फिर आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती है आपका कंजम्पशन भी कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। जैसे अगर 60 से 120 हुआ है तो 60 से ग्रो हुआ तो आगे भी 60 के रेट से बढ़ेगा। ठीक है, ये इसका कर्व हो गया। आप एक्स एक्सिस में इनकम दिखाते हो, वाई एक्सिस में कंजम्पशन। इनकम हमेशा एक्स एक्सिस में दिखाई जाएगी, ये बात याद रखना। अब जैसे आपकी इनकम 0 लेवल पे भी है तो भी तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे हो ना, जैसे यहाँ 60 का, तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। अब उसके ऊपर कंजम्पशन कांस्टेंट रेट से राइज हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं कि ये लीनियर वे में ऊपर जा रहा है, एकदम स्ट्रेट। ये आपको कंसेप्ट दिमाग में बिठाना है, आपको मैंने बताया था। और मैंने फिर इसके अजम्पशन दिखाए थे, सबकी कॉपी में भी है। फिर मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बताया, इन्वेस्टमेंट अक्सर फर्म करती है।
फर्म किसमें इन्वेस्ट करती है? एसेट्स खरीदने में। तो दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है। तो इसमें ये सिस्टम चलता है कि जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी आप उतना ही ज्यादा क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। और दूसरी इन्वेस्टमेंट वेलफेयर मोटिव से होती है, जो गवर्नमेंट करती है। यहाँ पे ये मतलब नहीं होता कि भाई इनकम कितनी है, एक लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो कांस्टेंट है, हर बार सेम होगा। आप जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी रहोगे तो गवर्नमेंट उतना इन्वेस्ट करेगी, आप 100 भी कमाओगे उतना, 200 भी कमाओगे तो उतना ही। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है जो कांस्टेंट रहती है, हमेशा एक सी रहती है। तो आप इस बात को दिमाग में बिठाओ, आपको एग्जाम में पूछेगा डिफाइन इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आपका आंसर होगा सर इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो है जो फर्म कर रही है, फर्म पैसा कमाने के लिए बैठी है, तो जितना ज्यादा वो इनकम अर्न करेगी, आज जैसे मैं अगर इतनी इनकम अर्न कर रहा हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट इतना है, अब मेरी कल को इनकम बढ़ेगी तो मैं इन्वेस्टमेंट भी क्या करूंगा? अपना बढ़ा दूंगा ना। जितनी इनकम बढ़ेगी उतना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इसे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और जो सरकार करती है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इनकम चाहे 100 हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, 500 हो, हर बार सरकार का खर्चा जितना है उतना ही रहेगा। तो जब हम कीन्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी इकोनॉमिक्स में, तो हम सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करते हैं, हम लोग इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को नहीं लेते। फिर मैंने आपको एक डिराइव फॉर्मूला बताया था कि एग्रीगेट डिमांड का नॉर्मली फॉर्मूला होता है सी प्लस आई, पर सी का भी एक अपना फॉर्मूला है, सी बार प्लस बी वाई। यहाँ पे सी बार का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन है, बी का मतलब स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व है, वाई का मतलब इनकम है, और यहाँ पे आई को ऐड कर दो। ठीक है, तो आपको अगर ये अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ये समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप याद रखना एग्रीगेट डिमांड के दो फॉर्मूले हैं, एक है सी प्लस आई कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और आप इसे फर्दर स्प्लिट कर सकते हो, ए डी इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस बी वाई प्लस इन्वेस्टमेंट। ये एग्रीगेट डिमांड का इक्वेशन है, ये इक्वेशन सहित आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। दोपहर को इतना हमने पढ़ दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, सब लोग अपनी कॉपी में आगे बढ़ो, आप लोग बनाओ एडी स्केड्यूल, एग्रीगेट डिमांड का स्केड्यूल बना लो। और जब ये स्केड्यूल बन जाएगा तो इसी के हिसाब से हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन एडी कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो एग्रीगेट डिमांड का एक स्केड्यूल बना रहा हूं, एक साइड में आपको दिया है इनकम, फिर आपको दिया हुआ है कंजम्पशन, फिर आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब कौन सी? ऑटोनोमस, और इन्वेस्टमेंट का आपको दिया है एग्रीगेट डिमांड। ये इसका टेबल है। अब यहाँ पे इनकम को हम डिनोट किसे करते हैं? वाई सिंबल से। कंजम्पशन को किसे डिनोट करते हैं? सी से। इन्वेस्टमेंट को किसे डिनोट करते हैं? आई से। या इन्वेस्टमेंट मतलब मैं फिर देख रहा हूँ ब्रैकेट में कौन सी इन्वेस्टमेंट है ये? ऑटोनॉमस, मतलब गवर्नमेंट जो कर रही है कॉन्स्टेंटली। और फिर जो एडी है ना, एडी का मतलब यहाँ पर होता है सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट करने से एग्रीगेट डिमांड आती है। तो जैसे सपोज करो आपकी इनकम है 0, 100, 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये आपकी इनकम है। तो अगर आपकी इनकम 0 भी क्यों ना हो, आप कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे। सही बात है कि गलत बात है, आप बताओ। अगर आपकी इनकम 0 भी क्यों ना हो, आप कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे ना। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर देता हूँ कि मेरा यार जो कंजम्पशन है वो 60 का है, मैं 60 यूनिट कंज्यूम करता हूँ, ये मेरा सी बार कहलाएगा, ये मेरा सी बार कहलाएगा, ये मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये मेरा सी बार है, ये मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ये शो करता है कि 0 लेवल पे भी कोई इनकम ना भी हो तो कुछ ना कुछ तो कंज्यूम आप करोगे ही करोगे। अब इसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ी आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा कांस्टेंट लेवल पे। अब जिस लेवल पे बढ़ाओगे हर बार वही होगा। जैसे मैं 60 से 100 किया तो कितने का जंप किया हूं मैं बताओ कंजम्पशन में? मैं 60 से 100 किया तो कितने का जंप किया हूं? बोलो बोलो बोलो। जब मेरी इनकम 0 थी तो मैंने 60 यूनिट का कंजम्पशन किया, मेरी इनकम 100 हो गई तो मैंने 60 से 100 कर दिया। तो कंजम्पशन में कितने का जंप है, कितने नंबर्स का जंप है ये बताओ? कंजम्पशन 60 से 100 हो गया, मतलब कितना इंक्रीज हुआ आपका कंजम्पशन? बोलो बोलो बोलो, कितना इंक्रीज हुआ?
40 से हुआ तो अब ये कांस्टेंट रेट से आगे बढ़ेगा। 40 से अगर इंक्रीज हुआ है तो फिर 100 से 140 होगा, 140 से 180 होगा, 180 से 220 होगा, 220 से 260 होगा। कंजम्पशन हमेशा कांस्टेंट रेट पे आगे बढ़ता है, याद रखना। अगर यहाँ में 120 दे देता है तो 60 से इंक्रीज हुआ, फिर 180 होता, 240 होता, 300 होता, 360 होता। तो जितने से आपने एक बार कंजम्पशन को इंक्रीज किया, अब उसी रेट से वो बढ़ता जाएगा। इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की है, इनकम लेवल कोई भी हो, 0 भी हो तो भी उतना इन्वेस्टमेंट है, 100 भी हो, 200 भी हो, सेम इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनॉमस का मतलब ऊपर मैंने बताया है सेम इन्वेस्टमेंट, एक लाइन पे चलता रहता है, इसमें बदलाव नहीं आता। तो सपोज करो इसको भी मैं 60 दे देता हूँ, 60 तो हर बार 60 का ही होगा। सरकार को ये मतलब नहीं हो कितना कमा रही है, कितना इनकम जनरेट कर रही है, उसको जितना इन्वेस्टमेंट करना है हमारे वेलफेयर में वो जरूर करेगी, ये बात मत भूलना। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी गवर्नमेंट 60 लगाएगी, 100 200 सब पे उसका एक ही कांस्टेंट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस हिसाब से आपका एग्रीगेट डिमांड क्या आ रहा है, तो आपका एग्रीगेट डिमांड आ रहा है सी प्लस आई, 60 प्लस 60 120, 160, 240, 240 होना नहीं है, 200, 240, 280, 320। अब आप यहाँ कमाल की बात देखेंगे कि देखो कंजम्पशन क्योंकि कांस्टेंट है, सॉरी इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, सेम रहता है इन्वेस्टमेंट, और कंजम्पशन जो है आपका कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। इस कारण आप देखेंगे तो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी देखो कांस्टेंट रेट से ही राइज कर रही है, 40 के रेशियो में राइज कर रही है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आप देखो कंजम्पशन आपका कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हुआ ना, और इन्वेस्टमेंट आपका सेम है, एक बार जो करा आपने वही है। इस कारण याद रखना एग्रीगेट डिमांड भी आपकी कांस्टेंट रेट से बढ़ती है, ये भी 40 के रेट से बढ़ रही है। अब आप बताओ आपको ये स्केड्यूल समझ आया कि नहीं आया, हाँ या आप बताओ मेरे को यस और नो करके, आपको स्केड्यूल समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना। ईशा को आ गया, बाकी लोग को आया कि नहीं आया। अब इसको मुझे क्या करना है, कर्व में शो करना है, तो मैं साइड में कर्व बना दे रहा हूं ताकि अपने को पेज ऊपर नीचे ना करना पड़े। चलिए देखते हैं, सीखिए। ये अपना एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में आप इनकम ही शो करेंगे हमेशा। और अब यहाँ पे हमें क्या क्या शो करना है, एडी शो करना है, एग्रीगेट डिमांड। उसके बाद हमें यहाँ पे कंजम्पशन शो करना है, हमें इन्वेस्टमेंट शो करना है। ये मेरा पॉइंट 0 हो गया, ठीक है। ये मेरा वाई एक्सिस है। अब ना एक एक करके बात करते, ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना। सबसे पहले तो आप ये देखो, जब आपकी इनकम 0 लेवल पे है तो भी आपका कंजम्पशन कितना है, कुछ तो है ना, सेट ऑफ कंजम्पशन ऑटोनॉमस 60 का है। तो इस हिसाब से आपकी इनकम लेवल जब 0 है तो भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो, तो मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ। ये मेरा ए पॉइंट है, यहाँ पे मेरा कंजम्पशन लेवल 60 है, और ये ओ से ए के बीच का जो गैप है ये बता रहा है कि यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन हुई है, मतलब 0 लेवल ऑफ इनकम में भी बंदे ने कुछ ना कुछ क्या किया, कंज्यूम किया। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि ना कंजम्पशन कांस्टेंट रेट से आगे बढ़ा, तो क्योंकि ये कांस्टेंट रेट से आगे बढ़ा इसलिए याद रखना कंजम्पशन कर्व हमेशा लीनियर होता है। कंजम्पशन कर्व हमेशा लीनियर होता है, लीनियर होने का मतलब एक वे में आगे बढ़ता है, फ्लो में आगे बढ़ता है। ये आपका कंजम्पशन कर्व बन गया, ठीक है। कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ रहा है, मैं ऐसे ही बना बना के दिखा था। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ी कॉन्स्टेंटली ये बढ़ता गया आपका कंजम्पशन, तो ये लीनियर लाइन हो गई, ये कंजम्पशन कर्व बन गया। अब इनकम और इन्वेस्टमेंट को देखो, जब 0 लेवल ऑफ इनकम है तो भी आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, और फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई आपका इन्वेस्टमेंट उतने का उतना ही है। आपका मतलब गवर्नमेंट का ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम रहता है। तो ये क्या शो कर रहा है हमें, ये शो कर रहा है कि भाई साहब चाहे इनकम लेवल 0 हो या 100 हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो उतना ही रहना है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट उतना ही रहना है। ये मेरा आई हो गया, ये मेरा आई पॉइंट हो गया, ठीक है। अब तीसरी चीज अपनी आती है एग्रीगेट डिमांड। जब मेरी 0 लेवल ऑफ इनकम है तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का
जो सम है वो एग्रीगेट डिमांड होता है। तो फर्स्ट जैसे 120 जब मेरी जीरो लेवल ऑफ इनकम है तो भी मैं कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा हूँ और गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रही है, तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी आप देखेंगे तो एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो कुछ ना कुछ होती है, जैसे यहाँ पे 120 है, ठीक है। अब उसके बाद ये कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ रही है तो ये भी स्टीप ऐसे ही बढ़ेगा आगे। तो अब आपका ये बन गया क्या, एडी का कर्व। अभी आपका बन गया क्या, एडी का कर्व, ये बन गया एग्रीगेट डिमांड का कर्व, ठीक है। आप बताओ आपको कर्व बनाना समझ आया कि नहीं, आपको एक कर्व मैंने कैसे बनाया समझ आया कि नहीं। मैंने पहले कंजम्पशन कर्व बनाया इनकम को देख के, फिर मैंने इन्वेस्टमेंट कर्व बनाया, क्योंकि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है तो हर लेवल पर सेम रहेगा। फिर मैंने एग्रीगेट डिमांड बनाया। आपको ये समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। अब एक छोटा सा लॉजिक बोल रहा हूँ, आप भी उस लॉजिक को समझने की कोशिश करना बच्चों। देखो ये दिया हुआ है आपका एग्रीगेट डिमांड, ये वाला कर्व है एग्रीगेट डिमांड, और ये है आपका कंजम्पशन। ये आपकी एग्रीगेट डिमांड है और ये आपका कंजम्पशन है, तो ये बीच का हिस्सा क्या होगा। आप इस फॉर्मूले को देख लो और इसके हिसाब से बताओ। एडी दिया हुआ है, कंजम्पशन दिया हुआ है, ये एडी का कर्व है, कंजम्पशन का कर्व है, तो ये जो बीच का हिस्सा है ये क्या कहलाएगा। ये जो बीच का हिस्सा है इसको मैं क्या बोलूंगा, बोलो बोलो बोलो, कौन मुझे इसका आंसर दे पाएगा। 60 का कंजम्पशन है, 60 का कंजम्पशन है, 120 की एग्रीगेट डिमांड है, तो जो बचा बीच का वो क्या है, ये क्या है, कौन बता पाएगा मेरे को। ये इन्वेस्टमेंट है, बट ऑब्वियस ये इन्वेस्टमेंट है, तो आपसे पूछेगा व्हाट लाइज बिटवीन कर्व ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड कर्व ऑफ कंजम्पशन, तो आपका आंसर होगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लाई करता है किसके बीच में, एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच में। ये आप पूरा नोट कर दो, कॉपी में बना लो, ये आप लोग कॉपी में बना लो, ये आप लोग कॉपी में बना लो। बना दोगे तो यस सर करके बता देना कि सर हमने बना दिया है। हो गया। तो ये पूरा एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट आपका खत्म हो गया। बच्चों बहुत थरोली पढ़ना, देखो पढ़ने का पैटर्न ऐसे ही रखोगे। एग्रीगेट डिमांड की मीनिंग पढ़े आप, एग्रीगेट डिमांड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं पढ़े, एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट आपने पढ़े, कीन्स के हिसाब से 2 ही कंपोनेंट देना है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। आपको मैंने पूरा कंजम्पशन बता दिया। यहाँ पे ना आप लोग भी थोड़ा कॉपी में आओ तो कंजम्पशन वाले पे आओ, यहाँ पे भी ना फॉर्मूला लिख लो कंजम्पशन का, वरना बाद में दिक्कत ना हो। कंजम्पशन का फॉर्मूला यहाँ पे भी लिख लो। कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है सी बार प्लस बी वाई। ये बार बार पूछेगा, याद रखना, ये नोट कर लो। ईशिता रिकॉर्डिंग चाहिए थी तुम्हारे नाम से, दोपहर को कोई एंटर किया था ईशिता, अब पता नहीं कौन है, परेशान है वो बच्चा बेचारा खुद, मैं क्या करूं। ठीक है मैं भी समझ गया था, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं रिस्पॉन्स ही नहीं करता जान। हाँ मुझे भी पता है तुम नहीं थी, तुम एक अच्छे बच्चे। तो यार देखो ये कंजम्पशन है, फिर तुम लोग को इन्वेस्टमेंट बताया मैंने कि भाई इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, जितना इनकम बढ़ती है और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है, इनकम लेवल कोई भी हो इन्वेस्टमेंट इनका एक ही रहता है। ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला ऐसे याद रखना, सी प्लस आई रहता है, और अगर अपन सी को तोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा, सी प्लस बी वाई प्लस आई हो जाएगा। फिर ये एग्रीगेट डिमांड का स्केड्यूल और ये एडी कर्व बता दिया। अब ये तुम लोग को एकदम अच्छे से क्या होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब एडी को लेकर कुछ शॉर्ट नोट्स बना देते हैं हम लोग, छोटे छोटे एक्स्ट्रा नोट्स बना देते हैं, ताकि अपने को क्या रहे, बढ़िया, जैसे कोई भी क्वेश्चन वोश्चन आए तो हम कर दें। तो मैं नोट बना रहा हूँ, आप भी बनाओ। एडी का फुल फॉर्म है एग्रीगेट डिमांड, आप लोग भी लिख लो साथ साथ सारी चीजें। एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एडी को हम रिप्रेजेंट करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर से, सब लोग लिखते जाओ मेरे साथ साथ, टोटल एक्सपेंडिचर से।
एडी के कंपोनेंट होते हैं चार कंपोनेंट होते हैं। पीएफसी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीएफसी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है ना बेटा, ये कुछ नहीं है, इसे हम लोग इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। और चौथा नेट एक्सपोर्ट, ये इसके कंपोनेंट है। ये शॉर्ट नोट बनवा दे रहा हूँ, आप भी बना दो, नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब इस कंपोनेंट को इकोनॉमिक्स के हिसाब से हम दो हिस्सों में मात्र बांट देते हैं। अगर आप एडी बोलेंगे तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से दो ही कंपोनेंट है, सी और आई। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को बस लेते हैं, बाकियों को नहीं लेते हैं हम लोग। ये पीएफसी मतलब ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जीएफसी मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जीडीसीएफ मतलब आई है, इन्वेस्टमेंट है, और ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, ठीक है। लेकिन हम इकोनॉमिक्स में सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नोट कॉपी 1 हो गई। आपने सबने नोट कर दिया क्या? ये आपने सबने नोट कर दिया क्या? ये बोलो हाँ या नहीं। दूसरा एक्स्ट्रा नोट दिखा रहा हूँ, दूसरा एक्स्ट्रा नोट दिखा रहा हूँ। ये वाला नोट हम फोकस करते हैं, ये वाले नोट पे हम फोकस करते हैं कंजम्पशन पे, कंजम्पशन पे। कंजम्पशन किसका पार्ट है? एग्रीगेट डिमांड का ही पार्ट है ना। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये सी मतलब कंजम्पशन है, सी मतलब कंजम्पशन है, और आई का मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट है। तो पहले कंजम्पशन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। तो कंजम्पशन के साथ क्या याद रखना है? तो कंजम्पशन के साथ याद रखना है कि कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम का मतलब होता है कंजम्पशन हैज फंक्शनल रिलेशन विद इनकम। कंजम्पशन का इनकम के साथ फंक्शनल रिलेशन है, मतलब मोर द इनकम मोर द कंजम्पशन। जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ही कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पे एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन विल बी देयर। अगर इनकम जीरो भी हो तो भी कंजम्पशन होता ही होता है। ये सब अलग से भी लिख लो ताकि ध्यान रहे, विल बी देयर। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? सी बार से। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कंजम्पशन। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कोई ना कोई कंजम्पशन होता है, वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। फिर कंजम्पशन कंजम्पशन कर्व हैज अ लीनियर स्लोप। कंजम्पशन कर्व की कैसी स्लोप है? लीनियर स्लोप है। क्यों? बिकॉज it constantly rises, ये लगातार बढ़ता रहता है एक ही रेट पे, सेम रेट पे, इसलिए ये बोला जाता है कि लीनियर स्लोप है, ठीक है। देन इसका फॉर्मूला हो जाता है कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। या सी बार का मतलब जैसे मैंने बोला ऑटोनोमस कंजम्पशन है, बी का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। इसे हम लोग बाद में पढ़ते हैं एमपीसी के नाम से, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वाई का मतलब इनकम होता है, ठीक है। ये कंजम्पशन के लिए को लेकर छोटी छोटी चीजें। कंजम्पशन का फंक्शनल रिलेशनशिप किसके साथ है? इनकम के साथ है। जितना इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजम्पशन रहता ही है, होता ही है, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता। कंजम्पशन कर्व की लीनियर स्लोप होती है। लीनियर स्लोप होने का मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये एक रेट से आगे बढ़ता है। कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है? सी बार प्लस बी वाई। ये आपने नोट कर दिया क्या? ये शॉर्ट नोट्स हो गए किसको लेकर? कंजम्पशन को लेकर। ये सब चीजें तुम लोग को रट जानी चाहिए, एकदम अच्छे से आना चाहिए। अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में जैसे तुम लोग थोड़ा सा पढ़ोगे तो इन्वेस्टमेंट को ऐसे पढ़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये लिख लो बेटा तुम लोग सब लोग, ये पहले नहीं दिखाया हूं। इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे बनाते हैं इसको, आई इज इक्वल टू एफ ऑफ आर ओ आई।
ये क्या बताता है कि इन्वेस्टमेंट हैज इनवर्स रिलेशन, इन्वेस्टमेंट हैज इनवर्स रिलेशन विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक लॉजिक के साथ सीख लो ताकि ये चीज भी समझ आ जाए। ऐसे तो बस यही याद रखना, पूछेगा इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन है, तो याद रखना रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जैसे तुम एक बड़े बिजनेसमैन हो, तुम एक फर्म हो, तुम गए बैंक, बैंक ने बोला हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा ब्याज चार्ज करेगा, तो तुम सैड हो गए, तुम लोन नहीं लोगे, लोन नहीं लोगे डर के, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। लोन नहीं लोगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो देश की ग्रोथ नहीं होगी। तो इनवर्स रिलेशन कैसा है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ज्यादा रखता है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। और जस्ट उल्टा कर दो, बैंक बोला आओ आओ हमारे पास आओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, फ्री में दे रहे हैं हम, तो लोन उठा के लेके जाओ, आपसे खुश आदमी कोई नहीं है। ज्यादा लोन लोगे, लोन ज्यादा लोगे तो इन्वेस्ट ज्यादा करोगे, इन्वेस्ट ज्यादा करोगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो इससे ये बात सीखो कि ये क्यों है इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन, इसका इनवर्स रिलेशन चलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज करेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, जो किस मोटिव से किया जाता है, प्रॉफिट मोटिव से, और दूसरा होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो किस मोटिव से किया जाता है, वेलफेयर मोटिव से। तो इस हिसाब से हम जिसको देते हैं, जिसको कंसिडर करते हैं, वो याद रखना वो कौन सा है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनकम कोई भी हो, इन्वेस्टमेंट एक कांस्टेंट रेट से ही होता रहेगा, ना कम ना ज्यादा। ये नोट्स बना डालो आप ऐसे नीचे, ये एक्स्ट्रा नोट्स हैं, ये एक्स्ट्रा नोट्स है, ये बना डालो ज्यादा बेटर होगा, ये एक्स्ट्रा नोट्स है, आप बना डालो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे पूरा एडी आज आपने खत्म कर दिया, एग्रीगेट डिमांड आपने खत्म कर दिया आज। ये कॉपी बस पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ है, पूरे नोट्स दिखा दिया हूँ, ये पूरे एडी के नोट्स है एग्रीगेट डिमांड के, ये हमारा खत्म हो गया आज एडी। अब कल क्या करूंगा, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ाऊंगा दोपहर के टाइम में, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ाऊंगा और एडीएएस का चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। आप सबको ये समझ आ गया कि नहीं पूरा, ये बताओ एग्रीगेट डिमांड है या ना, एग्रीगेट डिमांड समझ आ गया कि नहीं आ गया? बस इतना करो काफी आज के लिए, कल एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा डालूंगा, खत्म हो जाएगा, बस यही करो।